से क्या मुराद है? ओके, सो यहाँ पर ट्रायल से मुराद है कि जी मैं लेफ्ट हैंड मैच बॉक्स सेलेक्ट करूँगा या राइट हैंड। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड की प्रोबेबिलिटी P है, दोनों की बराबर है, इक्वली लाइकली हैं, तो इसकी भी P होगी, ठीक है, यानी इसकी 1/2 है तो इसकी भी 1/2 है। तो हर ट्रायल में मैं या तो लेफ्ट हैंड मैच बॉक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर राइट हैंड मैच बॉक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 26वीं चॉइस के लिए, 26वीं मैच बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए यानी मैंने कितने ट्रायल्स कर लिए होंगे? मैंने 25 + 15 ट्रायल्स कर लिए होंगे, यानी आई विल बी ऑन 25, या जो 26वीं चॉइस थी सिगरेट की, 40 सिगरेट में पी चुका हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली 40 सिगरेट में पी चुका हूँ, मगर जो 26वां सिगरेट था that was done on which trial? So it was 25 plus 25 minus 26 plus 25 minus 15, यानी 41वीं बार चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो इसको यूं भी हम समझ सकते हैं। देखिए मैं इंटरेस्टेड हूं कि क्या चांसेस हैं कि इस मैच बॉक्स में 10 मैचेस मौजूद हैं। 10 मैचेस तब होंगे कि जब जो 26वीं मैंने चॉइस की है, यानी 26वां जो मैंने सिगरेट जलाया है, वो कौन सा ट्रायल था? वो 25 + 15, यानी इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 25 + 1 26 + 15 यानी 41वां ट्रायल होगा, ठीक है। सो मैच बॉक्स मेड ऑन 26 + 25 minus 10, 10th trial, ठीक है, so 25 minus 10th trial, ठीक है। You're gonna read it from the book, you're gonna make more sense actually, ठीक है। So we want to compute the probability of this. अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो ये 26 is going to be n + 1 के लिए आपने n मैचेस खत्म कर दिए हैं और उसके बाद जो अगला मैच चाहिए वो यहाँ से चाहिए, मगर यहाँ जो आपके पास बचे हुए हैं, क्या चांसेस हैं कि यहाँ जो बचे हुए हैं मैचेस वो 10 हैं। तो वो 10 तब होंगे कि जब आप कितने सिगरेट पी चुके हों, जब आप 40 सिगरेट पी चुके हैं और आप 41वां सिगरेट पी रहे हैं। 40 सिगरेट पी चुके हैं और आप 41वां सिगरेट पी रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, छोटी सी टेक्निकल बात है, बट यू हैव टू मेक सेंस ऑफ इट एक्चुअली। सो अगर एब्स्ट्रैक्टली करें तो ये n + 1th चॉइस वुड बी मेड ऑन n + 1 plus n minus kth ट्रायल एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो यानी 10 सक्सेसेस कब मिलेंगी? तब मिलेंगी कि जब आप कितने ट्रायल्स करेंगे, n + 1 - k या 6 + 25 - 10 ट्रायल्स। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता तो शायद इतना समझ ना आता, but the concrete number will give you some sense actually. So for more details I would say that के लिए आप देखें रॉस की बुक का एग्जाम्पल 8E. So this is example 8E from Ross, 8th edition, ठीक है। अगर मैं इस इवेंट का नाम दूं कि जी इवेंट दैट के जी जो राइट हैंड साइड वाला मैच बॉक्स है उसमें के मैचेस मौजूद हैं या 10 मैचेस मौजूद हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कंप्यूट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा क्या जी, ये सम इतने ट्रायल्स में आपको इतनी सक्सेसेस, n सक्सेसेस चाहिए। सो इट्स गोना बी व्हाट? सो इट्स गोना बी 2n - k, ठीक है। n + 1 के लिए n + 1 n - k, जबकि nth के लिए क्या होगा? n + n - k एक्चुअली। सो इट्स गोना बी 2n - k में से आप n प्लेसेस पर आपको मिली है सक्सेसेस क्या जी
के सक्सेसेस और आपने एंड यानी ओके सो हियर्स द थिंग एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको बताऊं कि ये प्रोबेबिलिटी आप कंप्यूट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग p1/2 into the formula और r तो n+1 सब्स्टिट्यूट कर दें आप और k को सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी यहाँ जो k है या यहाँ n अगर आप लें n को आप सब्स्टिट्यूट करें क्या जी 2n प्लस k माइनस 1, ठीक है। और अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ p के जी राइट हैंड इसमें राइट हैंड मैच बॉक्स में k मैचेस मौजूद हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज देयर, सो इट्स गोना बी 2n minus k choose n और p1/2 है तो पावर से ऐड हो जाएंगे और 1/2 के ऊपर पावर आ जाएगा r कैंसिल होने के बाद k और k यहाँ पर n है, so it's gonna be 2n plus k minus 1, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जी राइट हैंड साइड मैच बॉक्स में आपको के सक्सेसेस मिले, मगर ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी तो हो सकता है, यानी ये हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि राइट हैंड वाला खाली हो जाए और लेफ्ट हैंड वाला जो है उसमें के मैचेस मौजूद हों। तो टू जनरलाइज इट टू एनी केस के जी आपने एक में हाथ डाला वो खाली है और वो दूसरा जो है उसमें के मैचेस मौजूद हैं, इसके क्या चांसेस हैं, whether it is left or right or left doesn't matter, you just multiply it by the 2 because उसके chances भी exactly यही होंगे, so you just need to multiply this by 2 actually, so it's gonna be what, so it's gonna be 2n minus a choose n or it's gonna be what, it's gonna be 1/2 times 2n minus k actually, so this is what it is going to be, ठीक है जी, this is what it is। या इसको यूँ भी आप कर सकते हैं कि अगर आप ट्रू प्रोबेबिलिटी चाहते हैं तो आपको इस 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, you have to divide it by the 1/2 और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो obviously this 1/2 will go away, ठीक है। So kind of give you a rough sketch of this problem actually. The problem with such kind of problems is that, such abstract problems is that, the description you can only understand when you have problem right in front of you actually. ठीक है जी। So this is another example of what we call negative binomial distribution. The next thing that we can do is maybe to compute the expectation and the variance of it. Expectation variance आप खुद इसकी calculate करें, it's given in the book that the expectation of this is binomial के केस में था 1/p, यहाँ है ये r/p और जो variance है इस random variable की वो है r times 1 minus p divided by p square actually, so this is what the variance of it is। तो ये आपने दोनों खुद वेरीफाई करने हैं, ठीक है। The calculations are given in the book, ठीक है, verify, so this is an exercise, a reading exercise, ठीक है, so straightforward reading exercise। Last example, the distribution that I would like to do is really called the hypergeometric actually distribution, ठीक है, so hypergeometric distribution।
हाइपरजोमेट्रिक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी, मगर इसकी एक एप्लीकेशन मैं करना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग सी. You will find that how this hypergeometric distribution find a very interesting application in ecology actually. So hypergeometric random variable. हाइपरजोमेट्रिक को समझने के लिए वी कैन मेक सेंस ऑफ दिस एग्जांपल. फर्ज कर दें कि टोटल एक अर्न है, एक बॉक्स है कि जिसमें टोटल n बॉल्स हैं, और इन n बॉल्स में देयर आर टोटल से n वाइट बॉल्स और बाकी n माइनस n ब्लैक बॉल्स. ठीक है. So there are इसको यूं समझें. ओके, सो हेयर द थिंग. ये फर्ज कर लें आपके पास एक अर्न है कि जिसमें टोटल n बॉल्स हैं, और इन n बॉल्स में m जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, और जो m वाइट बॉल्स हैं और जो ब्लैक बॉल्स हैं वो n माइनस m. ठीक है. और अब इन n बॉल्स में कि जिसमें m वाइट और n माइनस m वाइट बॉल्स हैं, आप स्मॉल n से बॉल्स चूज कर रहे हैं. सो आई एम चूजिंग n, choosing n balls. ठीक है. choosing n balls. ठीक है. अब ये जो मैं n balls चूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इन n balls में कुछ वाइट भी होंगे और कुछ ब्लैक भी होंगे, जबकि टोटल वाइट m है और टोटल ब्लैक m. चूजिंग n balls विदाउट रिप्लेसमेंट एक्चुअली. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने एक बॉल चूज की मगर वापस नहीं डाला उसे. सो चूज वन बॉल, वो वाइट हो गया, ब्लैक होगी. चूज अनदर बॉल, वाइट हो गया, ब्लैक होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो चूज की n बॉल्स. x हम कहेंगे, अगर आप हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को समझना चाहते हैं तो हम कहेंगे x एक हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल एक्चुअली, सो यू कैन रिप्लेस दिस arm by anything. We'll shortly replace it by very interesting example. So x अगर represent कर रहा है number of white balls in chosen n balls, ठीक है, तो x is going to be hypergeometric. x कौन कौन सी वैल्यूज लेगा? यानी हो सकता है कि कोई वाइट ना हो सकता है कि एक वाइट हो सकता है दो वाइट हो, और मैक्सिमली कितना हो सकता है कि सारी की सारी वाइट्स हो जो आपने चूज की. अब मैं मालूम करना चाहता हूं इस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ. सो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ दिस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज i? प्रोबेबिलिटी दैट x इज i, यानी जो i वाइट बॉल्स हैं आउट ऑफ n, वो चूजन n बॉल्स वो वाइट है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये हम कैसे कर सकते हैं कि जी जो m वाइट बॉल्स में से i वाइट बॉल्स चूज हुई, जो बाकी n माइनस m बॉल्स हैं, यानी अगर i बॉल्स वाइट हैं तो स्मॉल n माइनस i आर गोइंग टू बी द ब्लैक बॉल, और वो ब्लैक बॉल कहां से आएंगी? इन टोटल ब्लैक बॉल्स में से स्मॉल n माइनस i, and everything divided by n choose n actually, because n balls में से n हम choose कर रहे हैं. So this is really in the PDF of what do you call hypergeometric random variable. So
सो हैपेजोमेटिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैपेजोमेटिक रिप्रेजेंट कर रहा है एक कलेक्शन को, यानी किसको मॉडल कर सकता है? इसको कह दी फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है, उसमें चीज़ें मौजूद हैं, मगर चीज़ें दो तरह की, ठीक है, और फिर उनमें से आप कुछ चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये देखना चाहते हैं कि अच्छा उन कुछ चीज़ों में वो जो दोनों तरह की चीज़ें हैं वो कितनी, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं टोटल, और उसमें से मैंने कुछ n बॉल्स चूज़ की, स्मॉल n बॉल्स। अब मैं देखना चाहता हूँ इन n बॉल्स में से कितनी वाइट हैं और कितनी ब्लैक हैं, और मैं उनके चांसेस कंप्यूट करना चाहता हूँ। सो दैट विल बी द सिचुएशन ऑफ हैपेजोमेट्रिक, ठीक है जी। दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। हियर इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, a very interesting example from ecology. So this example is A-H. So I'll try to A-H from ecology. Ecologist जो हैं वो किस तरह किसी एक जानवर की एक गिवन रीजन में तादाद एस्टिमेट करते हैं। हमें पता है कि सखर ये दरिया में ब्लाइंड डॉल्फिन्स, ठीक है। अब कोई शख्स एस्टिमेट करना चाहता है कि अच्छा ये जो सखर का दरियाई पार्ट है, ठीक है, इसमें कितनी ब्लाइंड डॉल्फिन्स मौजूद हैं। सो व्हाट he can do, he can follow this strategy। के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, फर्ज कर लें हम इंटरेस्टेड हैं एक जियोग्राफिकल रीजन में, कि उस जियोग्राफिकल रीजन में आप एक मखसूस जानवरों की टोटल तादाद एस्टिमेट करना चाहते हैं, रफ एस्टिमेट करना चाहते हैं कि रफली वो कितने। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि जी अच्छा फर्ज कर लें कि उस जानवर की तादाद जो है वो कैपिटल N है, और ये N अननोन है हमें। Obviously this N is unknown. I want to estimate this N actually, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो इस रीजन में जाएंगे और इस रीजन में कुछ जो जानवर हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप शेरों की तादाद या डॉल्फिन्स की तादाद आप मालूम करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? कुछ डॉल्फिन्स पकड़ेंगे यहाँ से। वो डॉल्फिन्स उन्होंने पकड़ी, से फॉर एग्जांपल उन्होंने से आई डॉल्फिन्स पकड़ी या एम डॉल्फिन्स पकड़ी, ठीक है। फर्ज करें कि इकोलॉजिस्ट ने कैच की फर्स्ट एम डॉल्फिन्स। अब ये एम नॉन नंबर होगा, यानी फॉर एग्जांपल 10 डॉल्फिन्स पकड़ ली या 15 पकड़ ली, और उन डॉल्फिन्स को उन्होंने एक टैग बना दिया, फॉर एग्जांपल एक बेल्ट बांध दिया या चिप इंसर्ट कर दी या कुछ ऐसा किया कि जिससे आप उनका ट्रैक कर सकें। सो कैच करते हैं जी एम डॉल्फिन्स, ठीक है, फर्स्ट कर दें उन्होंने कैच किया एम डॉल्फिन्स और उनको एक टैग पहना दिया, उनको नंबर लगा दिया या उनको कोई ऐसी चीज़ लगा दी कि जिससे हम मालूम कर सकें, यानी जिनसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। फिर उन एम डॉल्फिन्स को वापस पानी में छोड़ दिए, और अब कुछ अर्से बाद वो दोबारा आते हैं, ठीक है, दोबारा आते हैं और दोबारा फिर डॉल्फिन्स पकड़ते हैं, ठीक है। दोबारा वो डॉल्फिन्स पकड़ते हैं और दोबारा डॉल्फिन्स पकड़ने के बाद फॉर एग्जांपल उन्होंने जो डॉल्फिन्स पकड़ी, जो अगेन सेकंड कैच, यानी इन सेकंड कैच they kind of captured N डॉल्फिन्स, ठीक है, उन्होंने N डॉल्फिन्स पकड़, पहले M और फिर बाद में उन्होंने N डॉल्फिन्स पकड़। अब इन N डॉल्फिन्स में दो तरह की डॉल्फिन्स हो सकती हैं और होंगी, कि जिनमें टैग जो डाला था टैग उन्होंने वो मौजूद है और जिनमें टैग नहीं है।
जिनमें यानी इस n में इन m में से भी कुछ डॉल्फिन्स हो सकती हैं कि जिन्हें आपने पहले कैच में टैग किया था, और कुछ ऐसी डॉल्फिन्स भी हो सकती हैं कि जिनमें जिनको आपने टैग नहीं किया था। ठीक है, तो फर्ज कर दें कि वी फाउंड और दे फाउंड I dolphins with tags, जो उन्होंने टैग दिए थे, और बाकी n-i are without tag actually, without tag, यानी ये न्यू डॉल्फिन्स। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को यानी इस कैपिटल यानी ये m n और i और n-i यानी ये जो चार नंबर्स हैं, इन चार नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए we can estimate basically n actually, हम n एस्टिमेट कर सकते हैं कि जी टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कितनी है दरियाए सिंध के सखर वाले पार्ट में फॉर एग्जांपल। ठीक है, so this is what you can or one can do to do it actually. So how to do it actually, कि जी क्या चांसेस हैं कि यानी x अगर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डॉल्फिन्स with tag in second cage, यानी दोबारा जो कैच उन्होंने की है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूट करें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू i, तो x इक्वल टू i क्या होगी कि हमारी सेकंड केज में टोटल चूजन n टोटल m टैग की गई, पहले कैच में m टैग की गई डॉल्फिन्स में से हमें i डॉल्फिन्स मिली हैं, और जो बाकी डॉल्फिन्स हैं वो कहाँ से मिली हैं? ऑब्वियसली वो n-m में से मिली हैं, वो जो हमने टैग किया था n-m, चूज n-i और एवरीथिंग डिवाइडेड बाय n, चूज n। ठीक है, फर्ज कर लें हम इस pi को यानी इस इवेंट को नाम दे देते हैं pi ऑफ n का, लाइक दिस इज एन एक्सप्रेशन दैट डिपेंड्स ऑन n। ठीक है, और हम इस प्रोबेबिलिटी को यानी हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि जो हमने कैच की थी फिशेस, ठीक है, वो वही हैं कि जिनको हमने टैग दिया था। ठीक है, अगर ज़्यादातर फिशेस वही हैं कि जिनको हमने टैग किया था, तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल फिशेस की तादाद है, जो हमने कैच की थी फिशेस की तादाद, डॉल्फिन्स की तादाद, उसी के करीब करीब हो। ठीक है, सो दिस pi, सो इस प्रोबेबिलिटी को हमने नाम दे दिया क्या जी, pi ऑफ n को। और हम करना क्या चाहते हैं, हम इस pi ऑफ n को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी हम ये देखना चाहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, व्हाट n will maximize pi of n, कौन सा कैपिटल N जो है वो इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। तो अगर हम वो n एस्टिमेट कर देते हैं तो वी कैन हैव एन एस्टिमेट फॉर नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन आवर गिवन रीजन एक्चुअली। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल, जैसे एक फॉर्मूला है pi ऑफ n का, इसी तरीके से मैं pi ऑफ n-1 भी कंप्यूट कर सकता हूँ। तो एक मेरे पास है वैल्यू pi ऑफ n की, और एक वैल्यू है
पी आई ऑफ n माइनस 1। तो पी आई ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? तो जहां जहां कैपिटल N है वहां n माइनस 1 रखिए। आप इस वैल्यू को बड़ा देखना चाहते हैं इस वैल्यू से। सबसे पहले तो ये वैल्यू होगी क्या? आप पी आई ऑफ n सब्स्टिट्यूट करें, पी आई ऑफ n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफिकेशन करें तो यू विल गेट दिस नंबर एक्चुअली n माइनस m टाइम्स n माइनस n and everything divided by n times n minus m minus n plus I. This is what the number you're gonna get. ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि n डॉल्फिन्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी n डॉल्फिन यानी I डॉल्फिन्स टैग में, यानी I टैग वाली डॉल्फिन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल n, ठीक है, should be bigger than or equal to finding the I dolphins out of the total n minus 1 dolphins actually with the tag obviously. So हम ये चाहते हैं कि ये नंबर, ये पी आई एन, ये इससे बड़ा। अब मुझे बताइए इससे बड़ा कब होगा? कि जब ये रेशो 1 से बड़ा, यानी ये रेशो 1 से बड़ा। और ये रेशो 1 से बड़ा कब होगा? कि जब n माइनस m टाइम्स n माइनस n बड़ा हो n टाइम्स n माइनस m माइनस n प्लस i। और अगर आप इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू if and only if, you know, I can throw this on other side, so I'm going to get this. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, this is going to be true if n is less than or equal to mn divided by I. So this is a very interesting kind of an estimate. कि टोटल डॉल्फिन्स की जो तादाद है, कि जिनमें से पहले आपने m कैच की, उनको टैग किया, और दूसरे कैच में आपने n कैच की, जिनमें से I वो थी कि जिनको आप पहले कैच में टैग कर चुके थे। तो जो टोटल एस्टिमेट हो सकता है पॉपुलेशन के लिए, यानी n के लिए, वो ये नंबर होगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जी यू नो पहले कैच में आपको 50 ब्लाइंड डॉल्फिन मिली जिनको आपने टैग किया, और दूसरे कैच में आपको 40 डॉल्फिन्स मिली टोटल, जिनमें से जो आपके टैग वाली फॉर एग्जांपल जिन पर आपका टैग था, ठीक है, वो डॉल्फिन्स कितनी थी? वो सिर्फ 4 है। तो जो टोटल तादाद हो सकती है डॉल्फिन्स की, वो होगी लेस देन और इक्वल टू 50 टाइम्स 40 डिवाइडेड बाय 4, सो 10 टाइम्स 500। सो 500 से ज़्यादा नहीं होगी डॉल्फिन्स की तादाद। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ कंक्लूजन दैट यू कैन मेक आउट ऑफ हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। So I hope you enjoyed this example. इसकी expectation variance as usual मैं calculate नहीं करता. You can see it from the book. ठीक है, it's pretty much straightforward. ठीक है, so it's an exercise for you. So I'm doing kind of the more non-trivial thing. वो सीधी सादी सी calculations हैं. You can go through those. और exercise ये है कि hypergeometric random variable की जो एक्सपेक्टेशन है वो है n m अपॉन n, और जो वेरिएंस है वो है n p 1 minus p times 1 minus n minus 1 upon n minus 1. So this is what it is actually. So you have to do it for yourself. ठीक है, that's an exercise for you.
I mean, if you get any trouble, we can have a discussion over that, how to compute it. आप मुझे बताएंगे तो फिर अगले लेक्चर में इनकी कैलकुलेशंस भी आपको बता दूंगा. So I hope we got a good sense of different kind of discrete geometric distribution, discrete random variables and their distributions, and how to apply them in variety of situations. You're gonna do many of exercises. अगले डिस्कशन के पहले पार्ट में